हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम। आज मैं लेकर आई हूँ सांख्यिकी से संबंधित अर्थ एवं परिभाषा। इससे संबंधित प्रश्न भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। स्टैटिक्स, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। ये आज की क्लास हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम उन सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो NTA नेट, MP असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, PGT इत्यादि में पूछे गए हैं, या फिर हम कहें कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इकोनॉमिक्स करंट अफेयर के रूप में भी कार्य करता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को या उसमें संबंधित होने वाली चीज़ों के विषय में भी जानकारी के लिए हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्लास हो जाती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सांख्यिकी एवं अर्थ एवं परिभाषा से कितने प्रश्न जो है वो विभिन्न परीक्षाओं में लिए गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि सभी दस्तावेजों की कीमतों में समान अनुपात में परिवर्तन हुआ है और लास्पियर का मूल्य सूचकांक 150 पाया गया है तो पासे का मूल्य सूचकांक होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला 100, दूसरा 150, तीसरा 175 और चौथा है 300। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 175। यदि सभी वस्तुओं की कीमतों में समान अनुपात में परिवर्तन हुआ है और लास्पियर का मूल्य सूचकांक 155 है तो मूल्य सूचकांक भी 155 ही पाया जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी माप सभी प्रेक्षणों पर आधारित है? पहला विस्तार, दूसरा बहुलक, तीसरा चतुर्थक विचलन और चौथा हरात्मक माध्य। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य सांख्यिकी के सभी प्रेक्षणों पर आधारित है। प्रश्न नंबर 3 है, लॉरेंज वक्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह आय वितरण में असमानता का एक प्रमुख माप है। दूसरा, लॉरेंज वक्र समानता की रेखा के बीच जितनी अधिक दूरी होगी वितरण में असमानता उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पर विभिन्न कूट दिए गए हैं जिसमें पहला है केवल एक सही है, दूसरा केवल 2 सही है, तीसरा पहला और दूसरा सही है और तीसरा ना तो एक और ना ही 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। विभिन्न आय वर्गों में के मध्य धन के संचयी प्रतिशत को निरूपित करने वाला वक्र लॉरेंज वक्र कहलाता है। इसे वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया। लॉरेंज वक्र जितनी ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगी आय की विषमता उतनी ही कम होगी। निरपेक्ष समता रेखा के पास आय की विषमता कम होती है और यह वक्र जितनी निरपेक्ष उसके होगा वो उतनी ही अधिक होगी। इसको हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस तरीके से इसका वक्र बनाया जाता है, तो आप सभी बनाने का प्रयास करें। अब यहाँ पे दूरी और कम की बात की जाती है तो हम इसे इस तरीके से फिल कर लेते हैं। अब आप देखिए कि ये स्टार्टिंग से इसकी दूरी जो है वो बढ़ती जाती है। यही दूरी हमारी, अब यहाँ पे हम इसको ए से प्रदर्शित करते हैं,
ये क्या है हमारी निरपेक्ष समता रेखा, निरपेक्ष क्षमता रेखा, और ये है हमारी लॉरेंज वक्र। ठीक, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी कुल आय को प्रदर्शित किया जा रहा है और यहाँ पे हमारी प्राप्ति संचय को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें पहले ही बताया गया है कि लॉरेंज वक्र निरपेक्ष रेखा के जितने पास होगी आय की विषमता उतनी कम होगी और यह निरपेक्ष की जितने होगी उतनी ही आय कम और ज़्यादा होती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, सांख्यिकी समांकों का मुख्य लक्षण है। पहला, समांक संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा, समांक तथ्यों के समान है। तीसरा, समांकों को अनुमान द्वारा एकत्रित किया जाता है। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सांख्यिकी समांकों के अगर हम मुख्य लक्षणों की बात करते हैं तो इसमें समांक के संख्यात्मक माप भी आते हैं, समांक तथ्यों के समूह भी आते हैं और समांकों को अनुमान द्वारा एकत्रित भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, पारिवारिक व्यय को प्रदर्शित करने हेतु निम्न में से कौन सा चित्र सर्वश्रेष्ठ है। पहला, आवृत्ति आयात। दूसरा, वृत्ताकार पाई चित्र। तीसरा, आयात चित्र। और चौथा, दंड चित्र। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वृत्ताकार पाई चित्र। अगर हम पारिवारिक व्यय की बात करते हैं को प्रदर्शित करने के लिए वृत्ताकार पाई चित्र का प्रयोग करते हैं। वृत्त चित्र का प्रयोग उन सभी दशाओं में किया जाता है जहां वर्ग चित्र का प्रयोग किया जाता है। वृत्त चित्रों को वर्ग चित्र का विकल्प माना जाता है और यदि हम वृत्तों और उसके खंडों द्वारा संपूर्ण आंकड़ों व उसके भागों को प्रदर्शित कर सकते हैं तो वृत्त दो प्रकार के होते हैं। पहला, साधारण वृत्त चित्र और दूसरा, अंतर्वैयक्तिक व्यक्त चित्र। प्रश्न नंबर 6 है, भारत के जनगणना विभाग द्वारा जननांकी संबंधी आंकड़ों का संकलन किस प्रकार के स्रोत पर आधारित है। पहला, प्राथमिक स्रोत। दूसरा, द्वितीयक स्रोत। तीसरा, अंतर्गणन विधि। और चौथा, बाह्यगणन विधि। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, प्राइमरी स्रोत। भारत में जनगणना विभाग द्वारा जननांकी संबंधी आंकड़ों का आकलन प्राथमिक स्रोत पर आधारित है। भारत में 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में कराई जाती है। वर्ष 2021 की जनगणना भारत की 19वीं तथा स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी जो कि कोरोना काल के कारण नहीं हो पाई है। आखिरी जनगणना हमारी 2011 में हुई थी, उसके बाद से एक लंबा समय हो गया है, जनगणना नहीं हो पाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, समांकों को चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित करने की विधि विकसित की थी। पहला, ऑटो न्यूरथ। दूसरा, स्पीयरमैन। तीसरा, डॉक्टर मेंस लॉरेंज। और चौथा, या लुन चाओ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ऑटो न्यूरथ। समांकों को रेखा लेख द्वारा प्रदर्शित करने की विधि ऑटो न्यूरथ ने विकसित की थी। प्रश्न नंबर 8 है, सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, यह कथन किसका है। पहला, बाउले का। दूसरा, बॉडिंगटन का। तीसरा,
सिक्राइस्ट का, चौथा सेलिंगमैन का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, बाउले का। सांख्यिकी माध्य की महत्वता को स्पष्ट करते हुए बाउले ने कहा कि सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है। सांख्यिकी माध्य के निम्न कार्य हैं। पहला, जटिल समांकों का सरल एवं सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत करना। दूसरा, समांकों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना। तीसरा, संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करना। और चौथा है भविष्य के लिए पथ प्रदर्शन करना। तो ये सारे के सारे सांख्यिकी माध्यों के द्वारा संभव हो पाता है। और यह परिभाषा जो है वो हमारे अर्थशास्त्री बाउले ने दी है। प्रश्न नंबर 9 है, रेडीमेड गारमेंट, सिले हुए कपड़े के संदर्भ में उनके औसतन आकार के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा माध्य उपयुक्त होगा? पहला, गुणोत्तर माध्य। दूसरा, समानांतर माध्य। तीसरा, बहुलक। और चौथा, मध्यिका। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, बहुलक। रेडीमेड्स गारमेंट के संदर्भ में उसके औसत आकार की अगर हम बात करते हैं तो बहुलक माध्य सबसे उपयुक्त होगा। बहुलक का उपयोग मुख्यतः व्यापारिक क्षेत्रों में अधिक होता है। जूतों का औसत साइज, कमीज की कॉलर का औसत साइज और उद्योग में पूर्वानुमान लगाने के लिए किसी वस्तु का औसत उत्पादन व उस वस्तु को उत्पादित करने में लगने वाले औसत समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुलक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र रहित जहाज के समान है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? पहला, कॉक्सटन एवं काउटन के द्वारा। दूसरा, बाउले के द्वारा। तीसरा, टिप्पेट के द्वारा। और चौथा, कैंडाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, टिप्पेट के द्वारा। सांख्यिकी के बिना आर्थिक नियोजन पतवार एवं दिशा सूचक यंत्र जहाज के समान होते हैं। और यह कथन जो है वो टिप्पेट के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, प्रणालीगत रूप से एकत्रित अंकीय तथ्य किस दृष्टिकोण से सांख्यिकी की परिभाषा देते हैं? पहला, एकल अर्थ। दूसरा, बहुवचन। तीसरा, अर्थशास्त्र। और चौथा, गणितीय। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बहुवचन। प्रणालीगत रूप से एकत्रित अंकीय तथ्य बहुवचन दृष्टिकोण से सांख्यिकी की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, एक समतित बंटन हेतु विषमता b1 होगी। पहला, 3। दूसरा, 0। तीसरा, 1। और चौथा, डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0। समतित बंटन में विषमता का अभाव पाया जाता है क्योंकि इसके माध्य, मध्यिका एवं बहुलक आपस में बराबर होते हैं। इसको भी हम ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ बीच में एक रेखा बनाई जाती है। एक मिनट, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमारा जो डायग्राम है वो थोड़ा सा लंबा बनेगा। ठीक, इस तरीके से हम ये यहाँ पे रेखा बनाते हैं। अब इस रेखा को हम इस तरीके से जब लेते हैं ऐसे, एक मिनट, ये रेखा थोड़ी सी हमारी मिस्टेक आ गई है। चलिए देखते हैं, इस तरीके से हमारी ये रेखा बनती है। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब माध्य बराबर मध्यिका बराबर बहुलक। एक समतित बंटित हेतु ये
शून्य होता है। प्रश्न नंबर 13 है, कौन सी एक गैर प्रायिकता आधारित नमूनीकरण विधि है? पहला प्रणालीगत नमूनाकरण, दूसरा कोटा नमूनाकरण, तीसरा अनुक्रम यादृच्छिक नमूनाकरण और चौथा है साधारण यादृच्छिक नमूनाकरण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कोटा नमूनाकरण। कोटा नमूनाकरण में पहले समग्र को किसी गुण विशेष के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है, फिर प्रत्येक वर्ग से अपनी इच्छा के अनुसार नमूना लिया जाता है। अतः कोटा नमूनाकरण एक गैर प्रायिकता आधारित नमूनाकरण विधि है। प्रश्न नंबर 14 है, वह बंटन जिसके लिए माध्य और प्रसरण बराबर होते हैं कहलाता है? पहला पाइसन, दूसरा द्विआधारी, तीसरा सामान्य और चौथा गामा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पाइसन। पाइसन बंटन को विकसित करने का श्रेय एच.डी. पाइसन को जाता है। पाइसन ने इसका आविष्कार सन 1837 में किया था। इसका माध्य और प्रसरण आपस में बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, समकालिक समीकरण की अतिज्ञात प्रणाली का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त तकनीक है? पहला साधारण न्यूनतम वर्ग, दूसरा अधिकतम संभाव्यता, तीसरा सीमित सूचना अधिकतम संभाव्यता और चौथा द्विचरण न्यूनतम वर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, द्विचरण न्यूनतम वर्ग। समकालिक समीकरण की अतिजात प्रणाली का अनुमान लगाने के लिए द्विचरण या द्विआधारी न्यूनतम वर्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 16 है, यदि एक गांव के कृषकों को 3 कोटियों में बांटा जाता है, सीमांत, छोटे और बड़े, फिर प्रत्येक कोटि से यादृच्छिक रूप से 50 कृषकों का एक नमूना लिया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? यह प्रश्न यूपी पीजीटी हाल ही 2016 में पूछा गया था। यहाँ पे हमारे ऑप्शन हैं, पहला प्रणालीगत नमूनाकरण, दूसरा अनुक्रमित नमूनाकरण, तीसरा क्लस्टर नमूनाकरण और चौथा है बहुचरणीय नमूनाकरण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, अनुक्रमित नमूनाकरण। सैंपलिंग की अनुक्रमित नमूनाकरण विधि में पहले समग्र को विभिन्न गुणों के आधार पर कई वर्गों में बांटा जाता है। उसके बाद विभिन्न वर्गों से यादृच्छिक रूप से सैंपलिंग को लिया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, ऐसी प्रतिचयन विधि जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक 10वें पद के प्रतिदर्श में चुना जाए को कहा जाता है? पहला कोटा प्रतिचयन, दूसरा स्तरित प्रतिचयन, तीसरा समूह प्रतिचयन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रतिचयन की वह विधि जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक 10वें पद को प्रतिदर्श में चुना जाए व्यवस्थित प्रतिचयन कहलाता है, अथवा व्यवस्थित प्रतिचयन विधि के अनुसार समग्र को संस्थात्मक, भौगोलिक अथवा वर्णनात्मक आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। प्रथम इकाई का चयन दैव निदर्शन विधि से किया जाता है, फिर प्रत्येक इकाई केवी इकाई को प्रतिदर्श में चुन लिया जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, प्रतिदर्श उपसमुच्चय है? पहला समंकों का, दूसरा समूह का, तीसरा बंटन का और चौथा समग्र का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, समग्र का। किसी समग्र के विषय में
जानकारी प्राप्त करने के लिए समग्र के सभी अवयवों में से चुना गया समग्र उप समुच्चय प्रतिदर्श कहलाता है। प्रतिदर्श चुनने की प्रक्रिया को प्रतिचयन या सैंपलिंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, विषम विचारिता की समस्या का प्रादुर्भाव होता है। पहला, समांकों में चरम मूल्यों की उपस्थिति। दूसरा, प्रादर्श गलत निर्दिष्टीकरण। चौथा, गलत समांक रूपांतरण। और चौथा है उपरोक्त सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है कि सभी सही हैं। क्लासिकल रेखीय प्रतीपगमन मॉडल की मान्यता के अनुसार यादृच्छिक त्रुटि चर की प्रकृति समरूप होनी चाहिए। जैसे ही हम इस मान्यता का उल्लंघन करते हैं तो विषम विचारिता की समस्या आ जाती है। विषम विचारिता के प्रादुर्भाव के कारण समांकों में चरम मूल्यों की उपस्थिति, प्रादर्श का गलत निर्दिष्टीकरण और गलत समांक रूपांतरण आदि सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, लॉरेंज वक्र के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। पहला, औसत का। दूसरा, प्रकीर्णन का। तीसरा, सहसंबंध का। और चौथा, सूचकांक का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रकीर्णन का। लॉरेंज वक्र के माध्यम से प्रकीर्णन का अध्ययन किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र का उपयोग आय विषमता को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसे अमेरिकन अर्थशास्त्री मैक्स ओ लॉरेंज ने वर्ष 1905 में विकसित किया था। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी की प्रमुख 4 विधियां में से एक नहीं है। इस प्रश्न में हमें विशेष ध्यान देना है कि ये पूछा है कि सांख्यिकी की 4 विधि में से कौन सी एक विधि नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, संकलन। दूसरा, प्रस्तुतीकरण। तीसरा, विश्लेषण। और चौथा, विविधीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विविधीकरण। सांख्यिकी की अगर हम प्रमुख 4 विधियों की बात करते हैं तो उसमें आंकड़ों का संकलन सम्मिलित होता है, आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण सम्मिलित होता है, आंकड़ों का विश्लेषण भी सम्मिलित होता है और चौथी अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो वो व्याख्या आती है। विविधीकरण नहीं होती है सांख्यिकी की प्रमुख 4 विधियों में। प्रश्न नंबर 22 है, गतिमान औसत प्रयोग होता है। पहला, अपकरण में। दूसरा, सहसंबंध में। तीसरा, काल श्रेणी में। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, काल श्रेणी में। गतिमान औसत का प्रयोग सामान्यतः काल श्रेणी आंकड़ों के साथ अल्पकालिक उतार चढ़ाव को सुचारू बनाने और दीर्घकालिक अवधि के रुझान या चक्र को दर्शाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 23 है, माध्यिका है एक। पहला, स्थिति संबंधी औसत। दूसरा, गणितीय औसत। तीसरा, स्थिति संबंधी एवं गणितीय औसत। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, स्थिति संबंधी औसत। माध्यिका एक स्थिति संबंधी औसत है। माध्यिका उस चर का स्थितिक मान है जिसका वितरण 2 समान वर्गों में किया जाता है। अगर हम माध्यिका की बात करते हैं तो m बराबर ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2 विभ पद का आकार होता है
जहाँ पे अगर हम n की बात करें तो पदों की संख्या होती है। यदि n एक सम संख्या हो तो दो प्रेक्षण जो मध्य में होंगे, ऐसी स्थिति में मध्य का दो समांतर भागों में बांट दी जाएगी, इसलिए n/2 होता है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से कौन बंटन के माध्य और प्रसरण बराबर होते हैं? पहला द्विपद, दूसरा प्रासामान्य, तीसरा पॉइसन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पाइसन। पाइसन के माध्य और प्रसरण बराबर होते हैं। इस वितरण का प्रयोग उन परिस्थितियों में किया जाता है जिसमें किसी घटना के घटने की संभावना P का मान बहुत कम होता है, जैसे किताब की छपाई में पृष्ठों पर होने वाली अशुद्धियों की संभावना। पॉइसन वितरण का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जैसे क्रमबद्धता सिद्धांत, क्यूइन सिद्धांत, बीमा, भौतिक शास्त्र, जीवशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यापार एवं वाणिज्य में अधिकांश पॉइसन का वितरण होता है। अगर हम इसके सूत्र की बात करते हैं तो पॉइसन वितरण माध्य की अगर हम बात करें, वितरण माध्य, तो इसमें हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, x बार बराबर m। अब यहाँ पे अगर हम प्रमाप विचलन की बात करते हैं, प्रमाप विचलन की अगर हम बात करते हैं तो √m इस तरीके से हमारा सूत्र बन जाता है। तो दोनों पॉइसन वितरण में माध्य और प्रमाप विचलन ये दोनों ही अलग होते हैं, जिनके सूत्र इस प्रकार हैं। तो आप इनको लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, ताकि कभी भी अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप आसानी से बता सकें। प्रश्न नंबर 25 है, जब अध्ययन किए जाने वाला समग्र नाशवान हो तो हमें प्रयोग करना चाहिए। पहला संगणना रीति, दूसरा प्रतिदर्श रीति, तीसरा दोनों संगणना एवं प्रतिदर्श, और चौथा है ना तो संगणना और ना ही प्रतिदर्श। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, प्रतिदर्श रीति। जब अध्ययन किए जाने वाला समग्र नाशवान हो तो हमें प्रतिदर्श रीति का प्रयोग करना चाहिए। अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार प्रतिदर्श की दैवीय, जिसे रैंडम कहा जाता है, अथवा गैर दैवीय नॉन रैंडम विधियों का चयन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 26 है, काई वर्ग का परिगणित मूल्य होता है। पहला सदा धनात्मक, दूसरा सदा ऋणात्मक, तीसरा कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, काई वर्ग। काई वर्ग की अगर हम परिगणित मूल्य की बात करते हैं तो यह हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि इसमें पर्यवेक्षण, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, और आपेक्षित, जिसे एक्सपेक्टेड कहते हैं, बारंबारताओं के अंतर का वर्ग किया जाता है। और हर आपेक्षित बारंबारता भी एक संख्या होती है जो कि धनात्मक होती है। इसे भी हम सूत्र में रूप में समझ सकते हैं, x² बराबर सिग्मा ब्रैकेट में O माइनस E बंद अपॉन E। इस तरीके से इसका सूत्र होता है, जो प्रदर्शित करता है कि काई वर्ग परिगणित मूल्य जो है वो हमेशा धनात्मक होता है। ठीक, इस सूत्र को यहाँ पे लिख देते हैं तो आप लोग और अच्छे से समझ जाइएगा। x² बराबर सिग्मा O माइनस E स्क्वायर √,
ई, इस तरीके से हमारा सूत्र बनता है, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 30 है, जब शून्य परिकल्पना एक समांतर माध्य के रूप में होती है तो महत्व का स्तर बनाने की संभावना होती है। पहला, श्रेणी सेकेंड त्रुटि, दूसरा श्रेणी फर्स्ट त्रुटि, तीसरा श्रेणी फर्स्ट और सेकेंड त्रुटि, और चौथा है हमारा श्रेणी फर्स्ट तथा थर्ड त्रुटि। तो यहाँ पे हम शून्य परिकल्पना की बात कर रहे हैं। ज़ीरो हाइपोथेसिस की अगर हम बात करते हैं, या नल हाइपोथेसिस भी जिसे हम कहते हैं, व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज देयर इज एन इक्वालिटी द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शून्य परिकल्पना में सार्थकता स्तर के प्रायिकता की अगर हम बात करते हैं तो टाइप फर्स्ट एरर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। फर्स्ट टाइप इसमें एरर आती है। फर्स्ट टाइप एरर क्या होती है? जब अवलोकित प्रायिकता सत्य होने पर भी अस्वीकृत कर दी जाए। मान लीजिए एक हाइपोथेसिस दी गई है जो सही है, लेकिन उसको अगर गलत साबित कर दिया जाता है तो वो एरर फर्स्ट में आ जाता है। सेकेंड टाइप क्या होता है, या सेकेंड श्रेणी त्रुटि क्या होती है? जब अवलोकित प्रायिकता असत्य होने पर भी स्वीकार कर ली जाए तो उसे सेकेंड टाइप कहते हैं। हमें बहुत सरल तरीके से याद रखना है कि कोई भी बात जो सही है लेकिन उसे नहीं माना जा रहा है तो वो फर्स्ट टाइप की एरर हो जाएगी हमारी, और कोई भी ऐसी बात जो असत्य है लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है तो वो सेकेंड टाइप की एरर में आ जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा जुलाई 93 द्वारा अनुमोदित अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं कौन सी नहीं पाई जाती हैं? पहला, निजी अनिगमित उद्यम, दूसरा कोई पूर्ण लेखा उपलब्ध नहीं है जो उद्यम की उत्पादन गतिविधियों का वित्तीय अलगाव होने दे, दूसरा आकस्मिक काम या सीमित आय समयावधि के काम, तीसरा उद्यम का रोजगार आकार एक निश्चित अपसीमा से नीचे होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, आकस्मिक काम या सीमित अल्प समयावधि के काम। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने जुलाई 1993 में अनुमोदित अनौपचारिक क्षेत्र की कुछ विशेषताएं बताई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि निजी आगंतुक जितने भी उद्योग होते हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि हमें विशेष रूप से इस प्रश्न में कि ध्यान देना है कि क्या नहीं है। जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उसमें से बताना है, बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारी की सारी अनौपचारिक अनुमोदन की विशेषताएं होती हैं। तो हमारी सी नंबर की नहीं है, आकस्मिक काम या सीमित आय अल्प समयावधि के काम। बाकी हमारी निगमित उद्यम इसमें सम्मिलित होता है। कोई पूर्ण लेखा उपलब्ध नहीं है जो उद्यम की उत्पादन गतिविधियों का वित्तीय अलगाव होने देगा। यहाँ तक कि उद्यम का रोजगार आकार एक निश्चित अपसीमा से नीचे होता है, जबकि आकस्मिक काम या सीमित अल्प समयावधि के काम अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श सूचकांक है? पहला, लेस्पियर, दूसरा बाउले, तीसरा फिशर और चौथा है मार्शल एजवर्थ।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फिशर। फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक है, क्योंकि फिशर सूचकांक समय उत्क्रम्यता परीक्षण तथा कारक उत्क्रम्यता परीक्षण का पालन करता है। फिशर सूचकांक लेस्पियर तथा पासे के सूचकांक का गुणोत्तर माध्य भी है, जिसे सूत्र रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, वह कौन सा नियम है जिसके अनुसार रुचि एवं वरीयताएं दिए होने पर जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन आदि पर व्यय की जाने वाली आय का अनुपात घटता जाता है। पहला एंजल का नियम, दूसरा ग्रेशम का नियम, तीसरा गिफिन का नियम और चौथा से का नियम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एंजल का नियम। अब हम जानते हैं कि एंजल का नियम एक्चुअल में क्या होता है। एंजल एक जर्मन सांख्यिकी थे जिन्होंने अलग अलग आय समूहों के पारिवारिक बजट का अध्ययन किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे भोजन पर होने वाला व्यय जो है वो घटता जाता है। इसे हम एक रेखा के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये हमारी रेखा सीधी जा रही होती है। यहाँ पर हमारी आय की मात्रा को दिखाया जाता है और यहाँ पर मतलब ये आय की मात्रा है और यहाँ पे वस्तु की मात्रा है, इन दोनों को दिखाया जा रहा है। अब हमारा वक्र जो है वो इस प्रकार से होता है। एंजल वक्र को आप देखिएगा, ये रेखा जो है वो इससे टच होती हुई होती है। फिर से दूर बन गई है हमारी, ये इस तरीके से हमारा एंजल वक्र बनता है। यहाँ पे हमारा एक्स अक्ष होता है, यहाँ पे वाई अक्ष और यहाँ पे ओ अक्ष होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ होती हैं। भोजन के व्यय में कमी आती है, मकान एवं कपड़ा पर जो भी व्यय होता है वो अनुपात भी एक स्थिर हो जाता है। अब अन्य सभी वस्तुएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, इन सब पे सबसे ज़्यादा व्यय होने लगता है। इसके आधार पर वस्तु का अगर हम स्वभाव जानने की कोशिश करें तो उत्तम, सामान्य और निकृष्ट, इन 3 वस्तुओं में वर्गीकृत करने के बाद व्यक्ति अपनी आय बढ़ने के साथ अपने व्यय को घटाता या बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 31 है, सांख्यिकी अनुमानों और संभाविताओं का विज्ञान है, यह कथन किसका है। पहला डॉक्टर बाउले, दूसरा होरेस सीक्रिस्ट, तीसरा बॉडिंगटन, तीसरा सेलिक मैन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, बॉडिंगटन। सांख्यिकी अनुमानों और संभाविताओं का विज्ञान है, यह कथन बॉडिंगटन का है। प्राचीन परिभाषाएं संकुचित एवं अपूर्ण हैं, जो केवल गणना, अनुमान एवं संभावनाओं पर ही जोर देती हैं। प्रश्न नंबर 32 है, किसी एक वर्ष से विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन मात्रा को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त आलेख होता है। पहला आयात चित्र, दूसरा वृत्त चित्र, तीसरा आवृत्ति वक्र और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है, वृत्त चित्र। वृत्त चित्र वास्तव में यह दर्शाता है कि एक समग्र राशि, जिसे हम 100% मान लेते हैं, विभिन्न संघटक राशियों में से किस प्रकार वर्गीकृत है, अर्थात समग्र राशि के संघटक राशियों में सापेक्षिक अथवा वितरण की व्याख्या किस प्रकार से होती है। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से कौन परिक्षेपण की एक आपेक्षिक माप है। पहला परास, दूसरा चतुर्थक विचलन,
तीसरा माध्य विचलन, चौथा मानक विचलन और पांचवा विचरण गुणांक। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, विचरण गुणांक। अगर हम विचरण गुणांक को देखें तो परिप्रेक्षण की आपेक्षिक माप है जो दो या दो से अधिक वितरणों की तुलना करने में प्रयुक्त होता है। जैसे सी भी इक्वल यहाँ पे x बार इंटू 100, ये इसका सूत्र होता है। अगर हम सी भी की बात करते हैं तो विचरण गुणांक होता है, x बार यहाँ पे समानांतर माध्य होता है और मानक विचलन, इनका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे सबको 100 से गुणा कर दिया जाता है और इसका मान निकल आता है। प्रश्न नंबर 34 है, 1, 2, 3, 4 और 5 इन मानों का मानक विचलन है। पहला 0, दूसरा 1.414, तीसरा 1.5 और चौथा है 1.73173। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1.414। अब इनका मान ज्ञात कैसे किया जा रहा है, तो हम इस बार इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम सूत्र लगाते हैं x बार। अब हम क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे। जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होगी उसे हम 5 से भाग देंगे, क्योंकि हमारी टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, 5, तो हम इनको 5 से भाग देंगे। सबसे पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। 1 धन 2 कितना हो गया, 3। यहाँ पे फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 6 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और 10 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक, ये हमारा 15 हो गया। अब इन सबको हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तो यहाँ पे जब हमारा, 1 मिनट, यहाँ पे हमने 5 जोड़ा है तो बराबर हमारा कितना हुआ है, 15। अब इन सबको हम 5 से भाग देंगे। एक बार अब 15 आया हमारा, तो हमारा कितना लिखेंगे, यहाँ 15/5 लिखेंगे। जब हम 15 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 3 15, तो हमारा कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा। अब चूंकि हमारा सूत्र क्या बोलता है, मानक विचलन का √ सिग्मा x माइनस x बार बटे n। जब हम इस सूत्र को लगाते हैं तो अब पर्टिकुलर संख्याओं से हम क्या करते हैं, 3 का भाग देते हैं, तो हमारा जवाब क्या निकल आता है, 1.14। यहाँ पे सारे का स्क्वायर लगाते हैं, एक लंबी प्रोसेस होती है मैथ्स की। उसके बाद हमारा टोटल जो आंसर निकल आता है √ करने के बाद में, वो 1.14 निकल आता है। प्रश्न नंबर 35 है, लॉरेंज वक्र के बारे में इनमें से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। विशेष रूप से क्या नहीं है, हमें इस पर ध्यान देना है। पहला है, यह वर्ग जैसे आरेख असमानता का अध्ययन करने की एक आरेखीय विधि है। दूसरा, इसका आविष्कार मैक्स और लॉरेंज द्वारा किया गया था। तीसरा, जब पूर्ण समानता होती है तो लॉरेंज वक्र विकर्ण पर आपती होता है। तीसरा, जब पूर्ण असमानता होती है तो लॉरेंज वक्र अक्षों पर आपती होता है। चौथा है, चूंकि यह एक आरेखीय विधि है तो असमानता के मान का संख्यात्मक मात्रीकरण नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा सही हो जाएगा कि चूंकि यह एक आरेखीय विधि है, असमानता के मान का संख्यात्मक मात्रीकरण
नहीं किया जा सकता। लॉरेंज वक्र में असमानता के मान का संख्यात्मक मात्रीकरण संभव नहीं है, क्योंकि लॉरेंज वक्र वितरण में असमानता का अनुमान लगाने के लिए एक आरेखीय माप होता है। इसके आविष्कारक मैक्स और लॉरेंज हैं। पूर्ण समानता की स्थिति में लॉरेंज वक्र विकर्ण पर आपती होता है तथा पूर्ण असमानता में यह अक्षों पर भी आपती होता है। प्रश्न नंबर 36 है, वैषम्य के बारे में गलत कथन पहचाने। पहला, वैषम्य किसी वितरण वक्र की सममिति की माप है। दूसरा, कार्ल पियर्सन अघूर्णों के आधार पर वैषम्य की एक है संख्यात्मक माप विकसित की है। तीसरा, वैषम्य धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। तीसरा, यदि वक्र समतित है तो वैषम्य शून्य है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्ल पियर्सन ने अघूर्णों के आधार पर वैषम्य की एक संख्यात्मक माप विकसित की। अगर हम वैमनस्य असमतित या विषमता के रूप में जानते हैं तो एक समतित बंटन में समांतर माध्य मध्यिका तथा बहुलक समरूप होते हैं। समानांतर माध्य बहुलक से जितना दूर होता है असमतित अथवा वैमनस्य उतना ही बढ़ता है। वैमनस्य धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। शून्य वैषम्य सममिति को दर्शाता है। शून्य वैषम्य वाले समतित वक्र को प्रसामान्य वक्र भी कहते हैं। कार्ल पियर्सन ने समानांतर माध्य तथा बहुलक में अंतर पर आधारित किया और उन्होंने पियर्सन व वैषम्य गुणांक का सूत्र दिया, जे एक्स बार माइनस जेड अपॉन अल्ट्रा। तो ये उन्होंने सूत्र दिया जहाँ पर समांतर माध्य, बहुलक और प्रमाप विचलन को उन्होंने समझाया। प्रश्न नंबर 37 है, वह सारणी जो अंकों को तथा उनकी होने वाली बारंबारता को दर्शाता है वह कहलाती है। पहला, आंकड़ा सारणी। दूसरा, अंकों की सारणी। तीसरा, आवृत्ति वितरण सारणी और चौथा है सांख्यिकीय सारणी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, आवृत्ति वितरण सारणी। वह सारणी जो अंकों को तथा उनकी होने वाली बारंबारता को दर्शाती है उसे आवृत्ति वितरण सारणी के रूप में हम जानते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, काल श्रेणी की व्याख्या में किस तरह के उतार चढ़ावों को अल्पकालीन कहा जाता है। पहला, उपनति तथा दैव को। दूसरा, दैव तथा चक्रीय को। तीसरा, दैव तथा आवर्त को। चौथा, आवर्त तथा चक्रीय को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, आवर्त तथा चक्रीय को। काल श्रेणी की व्याख्या में आवर्त तथा चक्रीय उतार चढ़ावों को अल्पकालीन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि यह पत्ता एक डायमंड होगा या किंग होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए है 1/13, दूसरा 2/13, तीसरा 4/13 और चौथा है 1/52। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4/13। अब ये निकाला कैसे है एक बार हम इसको जान लेते हैं। डायमंड के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 13, और किंग के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 4। तो एक डायमंड या किंग प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी, क्योंकि 52 के टोटल नंबर ऑफ पत्ते कितने होते हैं, 52। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी प्रायिकता क्या बनती है। पहली बनती है कि 13/52 हो जाएगा। अगर हम दूसरे की बात करें तो 4/52 हो जाएगा। और चूंकि हमारे
टोटल पत्ते कितने हैं 52, तो माइनस में 1/52 भी हमारा हो सकता है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि 13 और 4 कितने होते हैं 17, और 17 में से जब हम 1 को घटाते हैं, चूँकि 13 यहाँ धन का निशान लगा हुआ है और यहाँ पे ऋण का निशान लगा हुआ है, तो जब हम 13 और 4 को लेते हैं तो ये 17 होता है, और जब हम 1 को घटा देते हैं तो 16 हो जाता है। तो हमारा क्या बचता है यहाँ पे 16/52। अब जब हम गिनते हैं तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39 और 13 चौके 52। तो यहाँ पे जब हम इसको काटते हैं तो हमारा 4 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि हमारे ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला है, उसके डायमंड आने या किंग आने की संभावना क्या होगी, तो सीधा सा हमारा आंसर निकल आता है 4/13। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, बहुसंरेखिता पद का सर्वप्रथम उल्लेख किया। पहला कालिप्यासन ने, दूसरा जन टिनवर्जन ने, तीसरा रैगनर फ्रिश ने, और चौथा FM फिशर ने। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रैगनर फिश ने। बहुसंरेखिता पद का सर्वप्रथम उल्लेख रैगनर फिश ने किया। बहुसंरेखिता से आशय बहुप्रतिगमन मॉडल में स्वतंत्र चरों के मध्य उच्च परस्पर अंतर संबंधों की उपस्थिति से है। तो हमारा यहाँ पे रैगनर फिश सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, रेखीय संभाव्यता प्रादर्श के आकलन हेतु विधि प्रयोग में लाई जाती है। पहला OLS विधि, दूसरा WLS विधि, तीसरा प्रतिबंधित न्यूनतम वर्ग विधि, और चौथा अधिकतम संभाव्यता विधि। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, OLS विधि। अति तदात्म समीकरण के आकलन हेतु 2SLS एक समुचित विधि है। प्रश्न नंबर 42 है, अरिमा पूर्वानुमान विधि को विकसित किया है। पहला एंजेलिया ग्रेंजर ने, दूसरा डिकी एवं फुल ने, तीसरा बॉक्स एवं जेनकिंग्स ने, और चौथा है सिम्स एवं सर्जेंट ने। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बॉक्स एवं जेनकिंग्स। एरिमा पूर्वानुमान विधि को बॉक्स एवं जेनकिंग्स ने विकसित किया है। प्रश्न नंबर 43 है, अति तदात्म समीकरण के आकलन हेतु समुचित विधि है। पहला OLS, दूसरा ILS, तीसरा 2SLS, और चौथा GLS। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2SLS। अति तदात्म समीकरण ओवर आइडेंटिफाइड एजुकेशन के आकलन हेतु 2SLS एक समुचित विधि है। प्रश्न नंबर 44 है, यदि विभिन्न देशों से वर्तमान वर्ष हेतु सकल घरेलू उत्पाद के समांक एकत्रित किए जाते हैं तो इन्हें पहला प्रयोगात्मक समांक कहते हैं, दूसरा अनुपस्थ समांक कहते हैं, तीसरा काल श्रेणी समांक कहते हैं, और चौथा पैनल समांक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अनुप्रस्थ समांक। यदि विभिन्न देशों में वर्तमान वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के
समांक एकत्रित किए जाते हैं तो इन्हें अनुप्रस्थ समांक कहते हैं। ऐसे आंकड़े जो एक ही समय बिंदु से संबंधित हों अनुप्रस्थ समांक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, द्विचरी प्रतीपगमन प्रादर्श में असमान परीक्षण हेतु प्रयुक्त या प्रमुख किया जाता है। पहला एफ परीक्षण, दूसरा टी परीक्षण, तीसरा आर स्क्वायर परीक्षण और चौथा एक्स स्क्वायर परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आर स्क्वायर परीक्षण। द्विचरीय प्रतीपगमन में असमंजस्य परीक्षण के लिए आर स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, विषम विचालिता की समस्या प्रादुर्भाव होता है। पहला समांकों में चरम मूल्यों की उपस्थिति, दूसरा प्रादर्श गलत निर्दिष्टीकरण, तीसरा गलत समांक रूपांतरण और चौथा उपरोक्त सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि सभी सही है। क्लासिकल रेखीय प्रतीपगमन मॉडल की मान्यता की यादृच्छिक त्रुटि की चर प्रकृति समरूप होनी चाहिए। जैसे ही इस मान्यता का उल्लेख होता है तो विषम विलासिता की समस्या आ जाती है और इनमें हमारी तीनों चीज़ें सम्मिलित होती हैं। पहला समांक में चरम मूल्यों की उपस्थिति, दूसरा प्रादर्श का गलत निर्दिष्टीकरण और तीसरा गलत समांक रूपांतरण आदि। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी निदर्शन की विधि नहीं है। पहला अभ्यंसम निदर्श, दूसरा अनुक्रम निदर्श, तीसरा समुदाय निदर्शन और चौथा सामूहिक निदर्शन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है कि निदर्शन में सामूहिक निदर्शन को सम्मिलित नहीं किया जाता। अब निदर्शन की दो मुख्य रूप से विधियां होती हैं, पहला यादृच्छिक निदर्शन और दूसरा गैर यादृच्छिक निदर्शन। अब अगर हम यादृच्छिक निदर्शन का प्रयोग करते हैं तो उसमें जैसे सरल यादृच्छिक, स्तरीकृत, बहुस्तरीय इत्यादि चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। तो हमें निदर्शन तीनों को याद रखना है, अभ्यंसम निदर्शन, अनुक्रम निदर्शन और समुदाय निदर्शन। ये सभी जो है वो निदर्शन की विधियां होती हैं। प्रश्न नंबर 48 है, लॉरेंज वक्र के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है। पहला औसत, दूसरा प्रकीर्णन, तीसरा सहसंबंध और चौथा सूचकांक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, प्रकीर्णन। लॉरेंज वक्र के माध्यम से प्रकीर्णन का अध्ययन किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र का उपयोग आय विषमता को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसे अमेरिकन अर्थशास्त्री मैक्स और लॉरेंज ने 1905 में विकसित किया था। प्रश्न नंबर 49 है, अर्थमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। पहला रैगनर फ्रिश ने, दूसरा ऑस्कर लैंग ने, तीसरा LR क्वाइन ने और चौथा RGD एलन ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अर्थमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रैगनर फिश के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 50 और अंतिम प्रश्न है, दो अंकों 8 और 18 का गुणांतर माध्य कितना होगा। ऑप्शन है हमारे, पहला 8, दूसरा 11, तीसरा 12 और चौथा 18। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से निकाले जाते हैं। किसी समांक श्रेणी का गुणोत्तर माध्य उसके सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल्य होता है जितनी उस श्रेणी में संख्याएं होती हैं। जैसे हम अगर इसको निकालें तो x1 ठीक, तो अगर हम यहाँ पे देखें
x1, x2, x3, x4, इस तरीके से ये संख्या xn जितनी चाहे आगे तक जाती हैं। अब इसको ज्ञात हम किस तरीके से कर रहे हैं, अंडर रूट हमें यहाँ कितना दिया गया है 8 और 18, तो 18 8 गुणित 18। अब आप 18 का पहाड़ा 8 बार पढ़ें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 144। ठीक है, और अगर हम 144 को कितना काटें तो 12 दूनी 12 144 होता है, अर्थात अगर जब हम 12 का दुनिया 12 बार पढ़ते हैं तो 144 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 12। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे भी उपयोगी वीडियो आपके सामने आती रहें। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी परीक्षाओं में सफल हों। हैव अ गुड डे।